Copyright of this ECG image is reserved to this website, and I am displaying this image just for educational purpose only. This ECG is of 60-year-old male who had resting chest pain. I mean, he had pain in his chest even in a resting position. So इस ईसीजी को देखकर आप गेस कर सकते हैं इसमें कार्डियक इस्केमिया के फीचर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और नहीं दिख रही है तो पर भी कार्डियक इस्केमिया हो सकती है, लेकिन इसमें इसमें कुछ आपको पैटर्न दिखने को मिल रही है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्फार्क्ट है कि नहीं। Pause this video and analyze yourself. I will zoom this image for you. Now you might have analyzed it. Now let's discuss together. तो सबसे पहले देखिए इसमें नीचे वाले लीड में इसमें क्या दिख रहे हैं आपको। देखिए कितना अल्टर करंट है। ये आर्टिफैक्ट जैसे लग रही है, ट्यूब के ऊपर भी देखिए ऐसी ऐसी आ रही है, तो ये तो आर्टिफैक्ट तो है यहाँ पर। ये आर्टिफैक्ट मास्क कर रही है पीयूएफ को। देखते हैं यहाँ पर पीयूएफ थी, लेकिन पीयूएफ की वोल्टेज भी उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे टीयूएफ जैसे आ रही है ना भाई। इसका वोल्टेज तो दिख रहा है आर्टिफैक्ट होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर पीयूएफ उतनी नहीं आ रही है। मतलब पीयूएफ इसका एट्रिया में तो कुछ पैथोलॉजी तो है भाई, हल्का हल्का। नहीं तो हल्की वोल्टेज तो हल्की तो आने चाहिए थे भाई। इसका एट्रिया से वोल्टेज ही उतनी प्रोमिनेंट नहीं आ रही है। इवन दो आर्टिफैक्ट में भी मास्किंग, बट आर्टिफैक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर टी वेव उतना क्लियर तो आ रही है ना भाई, राइट। तो पी वेव से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ रही है, इसका मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन में कुछ पैथोलॉजी होगी, इससे हम गेस कर सकते हैं। तो आर वेव का जो भी इंटरवल हम देखते हैं तो बराबर बराबर है। देखिए इसका 300, 150, 175, 300, 150, 175, तो 75 की लगभग में इसका वेंट्रिकुलर रेट है और रेगुलर है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन भी नहीं लग रही है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में रेगुलर रिदम हम नहीं देखते हैं, इरेगुलर होती है। लेकिन इसमें तो सभी रेगुलर है। यहाँ पर देखिए भाई ये क्या है, एबनॉर्मल लग रही है भाई। इस सबसे इसका फेस मॉर्फोलॉजी तो डिफरेंट है। तो ये प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए टी वेव खत्म हुई है और उसके बाद ये आर यस आ गई। पी वेव तो नहीं है, इसका अर्थ वेंट्रिकल से आई है, राइट। और यदि प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स से होती ना तो भाई वो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से जाती, और नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से जाती तो ऐसी वाली मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती। लेकिन इसका मॉर्फोलॉजी देखिए भाई कितनी वाइड है, इतनी वाइड है। मतलब ये वेंट्रिकुलर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन किया गया करंट है, इसीलिए इतनी वाइड है। और श्योर ये वेंट्रिकुलर इक्टोपिक है। उसके बाद इसका पॉज देखिए भाई, इसकी वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आ गई, उसके बाद पॉज ले लिया इसने। जो ये आनी थी ना, ये 4 बिग बॉक्स के अंतराल में वो नहीं आए, और उसके बाद पॉज हो गई। और उसके बाद ये इसका गैप देखिए, ये दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। ये कितना है, 4 बिग बॉक्स अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज 8 बिग बॉक्स। सो इसको कहते हैं हम कंपनसेटरी पॉज। और जब आप कंपनसेटरी पॉज देखें तो ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। क्यों होती है कंपनसेटरी पॉज? क्योंकि अब वेंट्रिकल को डिपोलराइज करनी थी यहाँ पर 4 बिग बॉक्स में। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर वेंट्रिकल को डिपोलराइज करनी थी नॉर्मली, नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से आती तो, लेकिन यहाँ पर कर गई। तो अब हार्ट क्या सोचती, वेंट्रिकल तो डिपोलराइज हो गई, तो हम फिर यहाँ क्यों करें, नहीं तो फास्ट वेंट्रिकुलर रेट हो जाएगी ना। यहाँ पर भी कर गई और यहाँ पर भी नॉर्मल वाली करा देंगे तो फास्ट हो जाएगी, इसलिए वो वेंट्रिकुलर बीट नहीं आती है, वो मिस हो जाती है। और मिस हो जाने के बाद इसका जो डिस्टेंस हो जाता है वो डबल ऑफ दिस आर आर हो जाता है।
समझे कि नहीं समझे? तो इतनी है। और अब V2 V3 में देखिए तो भाई कुछ दिख रहा है आपको V2 V3 में, ये क्या है भाई? निगेटिव तो नहीं आनी चाहिए थे भाई, क्यू वेव जैसे लग रही है। क्यू वेव नॉर्मली हम V5 V6 में देखते हैं, यहाँ पर तो क्यू वेव नहीं दिख रही है आपको, देखिए तो V6 में हल्का लग रही है लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो भाई क्यू वेव नहीं आनी चाहिए थी। क्यू वेव इज एबनॉर्मल इन V2 V3। आप बोलेंगे तो यदि दिस क्यू वेव इज वन स्मॉल बॉक्स वाइड एंड वन स्मॉल बॉक्स डेप्थ, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। और कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड 25% ऑफ दिस एम्पलीट्यूड नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं है। ये V2 V3 में हल्का भी नहीं आने चाहिए थे, इतना भी आ गई ना, ये एबनॉर्मल है। वो जो कहते हैं कि 25% वोल्टेज होने चाहिए थे QRS को, वो इस वाली लीड में बोलते हैं V5 V6 में 1 AVL में, जिसमें नॉर्मल भी क्यू आती है। जैसे देखिए ना यहाँ पर क्यू आई ना हल्का, इस लीड में 25% ऑफ दिस होगा तो वो एबनॉर्मल होगा। क्योंकि ये वन वन लीड वन में AVL में हल्का आती ही है, 2-3 AVF में भी हल्का आती है, 2-3 AVF में इन्फीरियर लीड और लैटरल प्रिकॉर्डियल लीड में आती है क्यू वेव। तो उसमें कहते हैं कि 25% एटलीस्ट डेप्थ होना पड़ता है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ QRS, और विड्थ एटलीस्ट वन स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होनी है। लेकिन भाई V2 V3 में तो इतना भी नहीं आनी चाहिए, इतना भी इसका सिग्निफिकेंट हो गया, राइट। तो ये तो भाई यहाँ पर इन्फार्क्ट जैसे लग रही है। तो इस पेशेंट को एंजियोग्राफी की गई थी और उसमें 90% ऑक्लूजन था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का, इसीलिए उसको रेस्टिंग में भी चेस्ट पेन हो रहा था भाई, रेस्टिंग कार्डियक चेस्ट पेन था। आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दिस इज ए रियल पेशेंट एंड ही हैड 90% ऑक्लूजन इन दी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो मैं ये इमेज क्यों डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ कि ये सब हम जनरली मिस कर जाते हैं क्या, इसीलिए हमें ये सब भी क्लियरली और वी हैव टू लुक फॉर इट, बिकॉज यू कैनॉट मिस कार्डियक इस्कीमिया, कार्डियक इन्फार्क्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए, और आर वेव प्रोग्रेशन को देखते तो क्या लग रहा है आपको? जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि आर वेव छोटी हो या एस वेव बड़ी है, यहाँ पर आर वेव छोटी है एस वेव बड़ी है, लेकिन V3 V4 में लगभग लगभग ऊपर का वोल्टेज नीचे का वोल्टेज बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है आपकी, यहाँ पर भी छोटी ही आर है, एस वेव बड़ी है, यहाँ पर आर वेव बढ़ी एस वेव घटी, ये तो ठीक ही मान सकते हैं। यहाँ पर आर वेव बढ़ी एस वेव घटी, तो ठीक ही है लगभग लगभग, लेकिन उतना परफेक्ट आर वेव प्रोग्रेशन हम नहीं बोलते हैं। इसकी कारण से यहाँ पर देखिए भाई, इसमें भी आर वेव हल्का बढ़ जाती ना और एस वेव हल्का घट जाती तो भाई परफेक्ट होता, हाँ परफेक्ट। लेकिन ऐसे नहीं है, इसलिए हमें नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन कहने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्यू वेव आ गई ना, ये डिस्टर्ब कर दी ये नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन को।